हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। और फिर आपका केवीपी है तो पोस्टपोन हो गया अब, राइट? हाँ, ओलंपियाड वाले भी हो गए। जनवरी में तो हो ही नहीं सकता। हाँ, मतलब मार्च में जाके होगा। हीट का जो है ना, जो बच्चों अभी हमने जैसे डी तक की है, तो उसमें शायद एक आधा पार्ट बचा हुआ है, वो भी हमें करना है। वो हम करेंगे। उसमें थोड़ा सा ना वेव्स का कंसेप्ट यूज होता है, इसलिए नहीं अभी मैंने कराया कि वेव्स के बाद कराऊंगा। टेस्ट में क्या लिखा हुआ है, क्या सिलेबस है? अच्छा। हाँ, डी तक ही आएगा। उससे आगे तो नहीं आ सकता। हाँ बच्चों, ये कर लिया काम? ओके। एक्सरसाइज 0 ए पार्ट। थर्ड क्वेश्चन। Path difference of 40 centimeter is equivalent to a phase difference of 1.6 pi. The frequency of this wave is। तो अच्छा, आपको वेव वेलोसिटी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी पूछी है, तो हमें किसी तरीके से वेवलेंथ निकालनी है, राइट? तो वेवलेंथ निकालने का क्या तरीका होगा? आपको कहा है पाथ डिफरेंस ऑफ 40। तो जो वेव इक्वेशन है, मान लो वो वेव पहले x इक्वल टू 0 पे है, या चलो किसी भी x इक्वल टू x1 पे मान लो, तो तब उसकी इक्वेशन ये हुई। जो x2 वाला पॉइंट है, उसकी इक्वेशन ये हुई। तो जो फेज है, हमें पता है ये पूरी क्वांटिटी फेज होती है। जो फेज डिफरेंस है, अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं, वो क्या बन गया? k x2 माइनस x1। अब आपको ये बता दिया कि x2 माइनस x1 जो है वो 40 सेंटीमीटर है, और आपको फेज डिफरेंस बता दिया, तो उससे k निकल आया। k निकल आया तो उससे बचो वेवलेंथ निकल आई, तो उससे फ्रीक्वेंसी निकल आएगी। वो फर्क नहीं पड़ता इसमें कि आप 1 - 2 कर रहे हो या 2 - 1 कर रहे हो। ये जो 40 सेंटीमीटर होता है ना, ये मॉड ही होता है। हमने क्या किया कि वेव की इक्वेशन लिख ली। सी x2 - x1 इज 40 सेंटीमीटर।
फेज डिफरेंस इज 1.6 पाई, तो ये इक्वेशन बन जाएगी कि 1.6 पाई इज इक्वल टू k इंटू 40 सेंटीमीटर। पाथ डिफरेंस का मतलब है x का डिफरेंस। ये एक वैलिड डाउट है कि टी सेम क्यों लिया। टी सेम इसलिए लिया बच्चों कि हम ये मान रहे हैं कि ऐसे एक वेव है, ठीक है, मतलब ये आपका किसी इंस्टेंट पे है, तो किसी इंस्टेंट पे ये डिस्प्लेसमेंट x1 वाले पार्टिकल की है और ये x2 वाले पार्टिकल की है, तो वेव तो हम मान रहे हैं कि पहले ही प्रेजेंट है ना, तो हम तो किसी एक इंस्टेंट पे ही देख रहे हैं ना दोनों पॉइंट्स को, इसलिए टी सेम लिए। समझ गए? ओके, बी पार्ट। तो जो बच्चों बी पार्ट का सेकंड क्वेश्चन है वो भी यही चीज है, आपको बस उसमें मिनिमम डिस्टेंस जो पूछा है वो x2 माइनस x1 पूछा है, राइट। फोर्थ क्वेश्चन बच्चों भी आज कर लेंगे हम, वैसे मतलब वो SHM वाला ही रिजल्ट होता है सेम, ठीक है, वही है, मैक्सिमम वेलोसिटी a ओमेगा ही होती है, तो आज हम पढ़ेंगे और क्लियर हो जाएगा। सनी आप शायद 8th का 5th पार्ट कह रहे हो ना। 8th क्वेश्चन में बच्चों जैसे एक तो फर्स्ट पार्ट है ना, वो फर्स्ट पार्ट में भी आपको मतलब एक बार कंफ्यूजन हुई होगी कि ये क्या है, ट्रैवलिंग वेव या स्टेशनरी वेव, वो शायद आपने अभी इस बेसिस पे आंसर कर दिया होगा कि मैं बार बार मूविंग मूविंग ही कह रहा था हर चीज, तो इसलिए ट्रैवलिंग वेव ही होगी, है ना। तो ये अभी और क्लियर भी हो जाएगा कि ये ट्रैवलिंग और स्टेशनरी वेव का क्या चक्कर है, ठीक है, अभी तो ट्रैवलिंग के लिए कर रहे हैं। इसमें जो फिफ्थ पार्ट है, व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट्स इन द वेव। तो ये क्या होता है बच्चों, टू सक्सेसिव क्रस्ट्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है, दिस इज नथिंग बट वेवलेंथ। आंसर मैच नहीं कर रहा बच्चों। हाँ तो आपका के हो गया ना, के आपका 0.018 हो गया, उसको 2 पाई बाय लैम्डा पुट करोगे, उससे लैम्डा निकलेगा। सेकंड का आंसर नहीं गिवन, इज इट। तो चलो एनीवेज, अब हमें पता है स्पीड क्या आएगी, ओमेगा बाय के। कितनी आ गई है स्पीड बच्चों? 320 आती है बच्चों। हम्म, और डायरेक्शन
माइनस एक्स, राइट? नाइन्थ क्वेश्चन, इसमें भी क्या करना था? आप फेज डिफरेंस कैसे निकालोगे? बस वही के एक्स टू माइनस एक्स वन करते जाना है। एक्स टू माइनस एक्स वन की आपको वैल्यू बता दी, वो पुट करी जाओ, उससे निकलता जाएगा। अंडरस्टूड? एक्सक्यूज मी सर। यस। सर सेकंड क्वेश्चन में जो मिनिमम वर्ड लिखा है उसकी क्या सिग्निफिकेंस है? What will be the minimum distance between two particles having a phase difference of 5/2? देखो तो समझो, इसको ग्राफिकली समझाता हूँ मैं आपको। देखो, आप ये समझते हो ना कि फेज इज नथिंग बट एंगल। ये एंगल 0 है, ये पीक पे क्या एंगल है? π/2। यहाँ पाई, यहाँ 3 π/2, यहाँ 2 पाई, सॉरी 2 पाई लेफ्ट पे थोड़ा, ये 5 π/2 एंड सो ऑन। अब देखो, π/2 फेज डिफरेंस का क्या मतलब है? अगर मैं एक पार्टिकल ए पे ले लूं और एक बी पे ले लूं, है ना? तो इनके बीच में अगर हम डिस्टेंस देखें बच्चों, कितना है? ए और बी के बीच में कितना डिस्टेंस है बच्चों? वेवलेंथ का 1/4 है, राइट? आ रहा है समझ? अब अगर मैं ए और बी लेने की जगह सी पॉइंट ये वाला ले लूं, ए और सी, तो ए और सी के बीच में कितना फेज डिफरेंस है बच्चों? वो आप एक तरह से कहोगे कि 5 π/2 है, विच इज एज गुड एज 5/2 ओनली, कि 2 पाई का तो कोई रोल ही नहीं होता, राइट? तो उनके बीच में कितना डिस्टेंस है ए और सी के बीच में? उसमें तो लैम्डा प्लस λ/4 है ना? ये बात क्लियर हुई बच्चों? तो इसलिए जो हमारा आंसर है, क्योंकि वहां मिनिमम लिखा हुआ था, तो इसलिए हमारा आंसर λ/4 हो गया। यस। वंशिका सुनाई नहीं दिया कुछ, मगर आपने बोला तो। Excuse me, sir. हम्म। वंशिका कुछ बोल रहे हो आप? आ नहीं रही आवाज। तो बच्चों, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? ओके। एक बच्चों ये पॉइंट लिख ही लेते हैं हम, फेज डिफरेंस वाला।
तो बच्चों ये क्वेश्चंस में ना लिखा नहीं होगा, बट ये हम ऑटोमेटिकली अज्यूम करते हैं कि उसी इंस्टेंट पे। ये समझ आ गया। नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं पार्टिकल वेलोसिटी की। ठीक है, पार्टिकल वेलोसिटी का क्या मतलब हुआ कि जब एक वेव किसी मीडियम के थ्रू पास कर रही है, तो जो उस मीडियम के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, तो उन पार्टिकल्स की क्या वेलोसिटी होती है। ठीक है, तो बच्चों ये बताओ कि जैसे ये हमारी इक्वेशन थी, हमने लिखा है ना y, तो y डिनोट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। तो यहां से वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कैसे बनेगी बच्चों? डिफरेंशिएट करके, किसके रिस्पेक्ट में, x या t? t के रिस्पेक्ट में, है ना। तो हम ऐसा कैसे करते हैं जब दो वेरिएबल्स हो और किसी एक के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना हो, उसका क्या तरीका होगा? पार्शियल, राइट। तो फटाफट मुझे लिख के दिखाओ कि यहां से वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या बन जाएगी? अगर आप देखो तो बिल्कुल सॉर्ट ऑफ एसएचएम वाला ही केस नहीं बन गया? तो डेल वाई बाय डी टी कर दिया। एक ध्यान रखना है बहुत, एक माइनस साइन आएगा बाहर। देखो क्यों? माइनस ओमेगा टी है ना, जब उसको डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस ओमेगा बाहर आएगा। अंडरस्टूड बच्चों? एक्सक्यूज मी सर। हम्म। सर हम पार्शियल डिफरेंशिएट क्यों करते हैं? पूरा भी तो कर आ, सकते हैं। नहीं, देखो क्या है कि y जो है वो x और t दोनों पे वेरी कर रहा है ना। अब वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t। ओके सर। तो बच्चों जैसे हमने एसएचएम में किया था, आपको याद होगा, तो एसएचएम में हमने क्या किया था, उसको कॉस को इन टर्म्स ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया था। तो हमने वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ y भी बता दी थी ना, वही सेम चीज हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो वही ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ही बन जाएगा। एंड आपको ख्याल होगा मैंने आपको बताया था कि इस वाले एक्सप्रेशन से हमें डायरेक्शन नहीं पता चलती, स्पीड पता चलती है, इजंट इट? यहीं से अब हम, अगर हम चाहते तो हम मैक्सिमम स्पीड भी निकाल सकते थे। वो क्या बन जाएगी?
ए ओमेगा और वी min 0। तो बच्चों मुझे सोच के बताओ कि ये सारे रिजल्ट एसएचएम वाले क्यों बन रहे हैं? सारे सोच के बताओ ध्यान से। क्योंकि पार्टिकल तो एसएचएम ही कर रहे हैं, है ना? साइनोसॉइडल वेव में हमने क्या सीखा था कि पार्टिकल्स एसएचएम करते हैं, तो ऑब्वियसली एसएचएम वाली वेलोसिटी बनेगी। बच्चों एक मेरे पास डाउट आया था कि वेव तो कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल करती है, तो यहाँ पे मैक्स स्पीड का क्या रोल हुआ? इसका आंसर कौन देगा? सक्षम आंसर दो इसका, क्या बनेगा? ये तो दो अलग चीजें है ना। वो पार्टिकल की स्पीड है, एक स्पीड पार्टिकल की है और एक स्पीड वेव की है। दीज आर टू सेपरेट थिंग्स। तो पार्टिकल की स्पीड तो वेरी कर रही है, तो इसलिए उसमें हम मिनिमम मैक्सिमम की बात कर सकते हैं। ओके, अब बच्चों ये जो ऊपर वाला ही हमारा एक्सप्रेशन था y वाला, क्या हम इससे ग्राफ की स्लोप भी निकाल सकते हैं? स्लोप क्या होती है? कोई भी y वर्सेस x ग्राफ की स्लोप क्या होती है बच्चों? dy बाय dx। बट अगेन क्योंकि y दोनों पे डिपेंड कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? डेल y बाय डेल x। तो फटाफट निकाल के बताओ मुझे कि डेल y बाय डेल x क्या बन जाएगा? बस वो डेल y बाय डेल x में क्या बनना है? बाहर के a आ जाएगा, राइट बच्चों? तो अब बच्चों अगर हम पार्टिकल वेलोसिटी और स्लोप को आपस में रिलेट करें, राइट, हम अगर इन दोनों एक्सप्रेशंस को डिवाइड कर दें, व्हाट डू वी गेट? लेफ्ट साइड पे वी गेट पार्टिकल वेलोसिटी अपॉन स्लोप, राइट, वीपी अपॉन स्लोप। बच्चों मैं ना जान के हर जगह जहां पार्टिकल वेलोसिटी है उसको वीपी लिख रहा हूं, ताकि कहीं पर भी हम v को कंफ्यूज ना करें बिटवीन वेव वेलोसिटी एंड पार्टिकल वेलोसिटी। ठीक है, तो वीपी से क्लियर हो रहा है कि वो पार्टिकल वेलोसिटी है। तो वीपी अपॉन स्लोप क्या बन गया बच्चों? राइट हैंड साइड पे कॉस वाली टर्म तो कटी गई, तो वो माइनस ओमेगा बाय के आ गया। तो ये हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन आ जाता है बच्चों कि ओमेगा बाय के क्या होता है? वेव वेलोसिटी। तो ये हमारे पास रिलेशनशिप आ गया बिटवीन पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी, राइट। तो इस फॉर्मूला से अपने आप ये भी पता चल रहा है कि भाई दोनों बिल्कुल अलग क्वांटिटीज है। हाँ जी, क्लियर हो गया सबको?
बच्चों एक कंफ्यूजन ना बहुत बार ये होती है, इससे एक ना ये कंफ्यूजन होती है, देखो इस फॉर्मूला से ऐसा निकल के आ रहा है ना कि जो जहां पे स्लोप पॉजिटिव है वहां पे पार्टिकल की वेलोसिटी नेगेटिव है, क्योंकि वेव वेलोसिटी तो पॉजिटिव ही होती है हमेशा। तो ये कई बार थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है। एक बार देखो इसको बच्चों एग्जांपल से समझते हैं। ये ऊपर वाला फिगर देखो, देखो जो मान लो मैं किसी इंस्टेंट पे एक वेव बनाता हूं लाइक दिस। अगेन लेट्स रिमेंबर वेव का मतलब क्या है, मूविंग साइन कर्व। अब मैं मान लो इस पार्टिकल पी को ऑब्जर्व कर रहा हूं, ठीक है। नाउ वी आर अज्यूमिंग कि जो वेव है राइट की तरफ जा रही है, इसका मतलब ये जो साइन कर्व है ये पूरी की पूरी एज इट इज राइट को शिफ्ट कर जाएगी, मानते हो थोड़ी देर में? तो जो नई साइन कर्व बनी मेरी, वो अब कुछ ऐसे बन गई। मान लो white is at t equal to 0, blue is for any t greater than 0। तो अब जो मेरा p पे पार्टिकल था, अब वो कहां पे होगा? जब उसके पास ब्लू वेव है तो वो यहां होगा नीचे। तो उस पार्टिकल ने इसका मतलब बच्चों किधर को ट्रैवल किया? देखो x तो फिक्स ही है क्योंकि पार्टिकल ने अपनी जगह से तो हिलना नहीं। तो पहले वो पार्टिकल व्हाइट वेव पे था, अब वो पार्टिकल ब्लू वेव पे है ना? तो ऐसा कैसे पॉसिबल होगा कि इस पार्टिकल ने किधर को मूव किया हो? नीचे को, है ना? तो ये बात क्लियर हो रही है कि पार्टिकल की वेलोसिटी नेगेटिव है। ठीक है, अदरवाइज तो बस सीधा वो इक्वेशन को तो आपने ट्रस्ट करना ही है। अच्छा बच्चों, मतलब यहाँ पे वेव वेलोसिटी का भी साइन डालना है हमने। मैंने शायद पहले ऐसे बोल दिया था कि वी वाई तो पॉजिटिव ही है, वी डब्ल्यू। ये मतलब राइट को है तो वी डब्ल्यू पॉजिटिव है, लेफ्ट को है तो वी डब्ल्यू नेगेटिव होगा। समझ रहे हो?
क्योंकि क्लियरली आपको दिख भी रहा है ना इसी फिगर में कि मान लो वेव लेफ्ट को जा रही होती तो पहले ब्लू वेव बनती फिर व्हाइट वेव बनती, तो इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल ऊपर को जा रहा होता। क्लियर बच्चों? ओके अब बच्चों जैसे हमने वेलोसिटी के लिए की है, अब वही सेम चीज हम एक्सेलरेशन के लिए कर सकते हैं। बताओ व्हाट विल बी पार्टिकल एक्सेलरेशन? डेल वीपी बाय डेल टी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दें टाइम के रिस्पेक्ट में, है ना? तो वो ये बन जाएगी, उसको अगेन सब्स्टिट्यूट करके वही माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई बन गई पार्टिकल एक्सेलरेशन। सबको ये स्टेप समझ आ गया बच्चों? सिमिलरली हम क्या करते हैं, डेल वाई बाय डेल एक्स को भी दोबारा डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, मतलब हम निकाल लेते हैं डेल स्क्वायर वाई बाय डेल एक्स स्क्वायर, तो ऐसे ही वो सॉल्व करके निकल के आ जाएगा माइनस के स्क्वायर वाई। ठीक है, मतलब इसकी कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है डेल स्क्वायर वाई बाय डेल एक्स स्क्वायर की, बट हमने फिर भी निकाल दिया, वो आ गया माइनस के स्क्वायर वाई। अब बच्चों अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करें, ठीक है, तो व्हाट वी गेट इज कि डेल स्क्वायर वाई बाय डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू वही ओमेगा स्क्वायर बाय के स्क्वायर बन जाएगा, जो कि वी डब्ल्यू स्क्वायर बन गया, इनटू डेल स्क्वायर वाई बाय डेल एक्स स्क्वायर। तो ये वाली जो फॉर्म है बच्चों, दिस इज नोन एज द फंडामेंटल वेव इक्वेशन। बच्चों क्या ये बात समझ आई सबको? अभी तेज, ऑल क्लियर? अनुभव? अब बच्चों देखो, एक बात को बहुत ही ध्यान से समझना है। आपको ख्याल है कि जब हम एसएचएम पढ़ रहे थे, तो मुझे बताओ कि हम कैसे बताते हैं कि एक बॉडी एसएचएम कर रही है कि नहीं कर रही, ये बताने का क्या तरीका है? भाई दो तरीके हो सकते हैं ना देखने के। अगर तो मैं आपको सीधा ही उसकी इक्वेशन बता दूं कि उसकी इक्वेशन x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव टाइप की है, तो भी आपको पता चल जाएगा। और आपको इस तरीके से भी पता चल जाएगा कि अगर उसकी एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस के एक्स है, इजंट इट? इन दोनों में से कोई भी दिया हो तो हमें पता चल जाएगा।
और मैंने आपको समझाया भी था तब कि जो मेन इक्वेशन होती है वो यही होती है कि a प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, उसको सॉल्व करके ये निकल के आता है कि a इक्वल टू साइन ओमेगा टी वाली टर्म, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि हम वो अप्रोच क्यों फॉलो करते हैं, क्योंकि हमारे लिए डिफरेंशिएट करना आसान था। तो हमने पहले ही उसकी वो इक्वेशन मान ली साइन वाली, और उसको डिफरेंशिएट करके निकाल दिया कि a इक्वल टू माइनस के एक्स। राइट बच्चों? सबको वो बात याद है? बच्चों बिल्कुल वही बात यहां पर भी है कि जो वैसे फंडामेंटल वेव इक्वेशन है वो ये वाली है जो मैंने रेड बॉक्स में लिखी हुई है, कि मतलब अगर हमें कहीं चेक करना है कि वहां पे कि वो वेव की इक्वेशन है कि नहीं है, तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है, लेकिन इसको सॉल्व करके जो सिंपलर फॉर्म बन जाती है वो है ये वाली। एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस वी टी। तो मतलब जो ये जो एक्सप्रेशन है एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस वी टी, दिस इज नथिंग बट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस फंडामेंटल वेव इक्वेशन। ठीक है, तो हमने वो सॉल्यूशन, एक जनरल सॉल्यूशन पहले ही निकाल लिया, तो ये इतनी बड़ी डिफरेंशिएशन करके चेक करने की जगह हम सीधा इससे ही चेक कर लेते हैं कि भाई वो इक्वेशन जो है वो एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस बी टी की फॉर्म की है कि नहीं। दिस इज फॉर एनी वेव, नॉट साइनोसॉइडल, दिस इज ट्रू फॉर एनी वेव। एक बार दोबारा समझो पूरी बात को, ये थोड़ा सा मतलब टिपिकल सा है। एसएचएम बताने के लिए चाहे मैं ये कह दूं कि a इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, या मैं ये कह दूं कि x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, इन दोनों इक्वेशन से पता चलता है कि बॉडी एसएचएम कर रही है। राइट? वो, और वो आया कहां से है? वो तो जब a प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स को हम सॉल्व करते हैं तो उसको सॉल्व करके अपने आप ये निकल के आ जाता है कि x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। राइट? तो उनमें से हम किसी भी मेथड से चेक करें, ये कंफर्म हो जाता है कि बॉडी एसएचएम कर रही है। ठीक है, ऐसे ही यहां पे हमने चेक करना है कि कोई भी इक्वेशन जो है वो एक वेव को रिप्रेजेंट कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये चेक करने के लिए कि एक इक्वेशन वेव को रिप्रेजेंट कर रही है या नहीं कर रही, हम जो आइडियल तरीका है वो ये है कि आप ये वाली जो इक्वेशन है डेल स्क्वायर वाई बाय डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी डब्ल्यू स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर वाई बाय डेल एक्स स्क्वायर, इससे चेक करो कि अगर वो इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करती है तो वो वेव की इक्वेशन है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, लेकिन इस इक्वेशन को एज सच अप्लाई करना मुश्किल है क्योंकि ये डबल डेरिवेटिव है। तो हमने इसको सॉल्व करके जो आता है वो पहले ही निकाल के ही रख लिया, वो था ये एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस बी टी। तो वो बड़ी सी इक्वेशन अप्लाई करने की जगह हम सीधा इस इक्वेशन से बता सकते हैं कि अगर कोई इक्वेशन इस टाइप की है एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस वी टी, तो वो इक्वेशन वेव को रिप्रेजेंट करती है। अंडरस्टूड बच्चों? मतलब बात सेम ही है, चाहे ये बोलो चाहे नीचे वाला बॉक्स बोलो, बात सेम ही है। उसको डिफरेंशिएट करके ही ये वाली टर्म बनी है। क्लियर? इसके भी एग्जांपल्स करेंगे, आपको और क्लियर हो जाएगा। जो बच्चों ये वाली फॉर्म थी x प्लस माइनस बी टी, यहां पे v क्या है?
मतलब किसकी वेलोसिटी है, पार्टिकल की या वेव की? वेव की। ठीक है, तो जैसे मैं कह रहा था, इसी का सॉल्यूशन ये है एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस वी। अंडरस्टूड? तो बच्चों इसमें साथ में कुछ और कंडीशंस भी लगती हैं कि मतलब होना तो इसी फॉर्म का चाहिए, बट कुछ और कंडीशंस भी बच्चों साथ में लगती हैं। ये बच्चों आपके मैथ्स में जैसे वो आता है कुछ, मतलब पढ़ चुके हैं जिसे हम कहते हैं कि फंक्शन की डोमेन होती है, रेंज होती है और वो सारा कुछ, है ना? कुछ कुछ सिमिलर लाइंस पे ही हम अभी बात करने लगे हैं कि भाई होना तो चाहिए ऐसा ही फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस वी टी, लेकिन उसमें साथ में एक दो कंडीशंस और हैं। वो कंडीशंस क्या हैं कि एक तो सबसे पहले जो एफ है वो सभी एक्स और टी के लिए डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आप रूट में बना दो कुछ, मान लो आपको कि जो आपका एफ है वो रूट में है, तो एक्स और टी तो कुछ ऐसा भी बन सकता है कि जो टर्म बन जाए वो नेगेटिव बन जाए, है ना? तो फिर उस केस में वो वेव को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। हाँ, एफ का मतलब फंक्शन। ठीक है, तो इसका एग्जांपल लेता हूं मैं। देखो, अगर मैं ऐसे लिख दूं y इज इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस 40, तो क्या बच्चों ये जो हमारी फॉर्म है, गिवन फॉर्म, उसके जैसा है? x प्लस माइनस बी टी की फॉर्म का है? यस, x माइनस बी टी का ही अंडर रूट ले रहे हैं हम, तो बिल्कुल उस फॉर्म का है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, x और t की कुछ ऐसी वैल्यूज हो सकती है ना जिससे कि ये जो अंदर वाली टर्म है वो नेगेटिव हो जाए। तो इसलिए ये वाला जो फंक्शन है, ये जिस तरह मैंने लिखा है, ये वेव रिप्रेजेंट नहीं करता। ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। आई बात समझ बच्चों? दोबारा समझो, क्यों नहीं रिप्रेजेंट कर रहा? क्योंकि x और t, हमने क्या कंडीशन लिख दी कि इसका जो सॉल्यूशन है वो होना तो ऐसा चाहिए y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस बी टी, लेकिन साथ में ये कंडीशन भी है कि आपका जो फंक्शन है वो सारे x और t की वैल्यूज के लिए डिफाइंड होना चाहिए। अब मैंने जो लिखा है जो फॉर्म x माइनस 40 का अंडर रूट, ये फॉर्म तो वही है ऊपर वाली x प्लस माइनस बी टी वाली, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि x और t की ऐसी वैल्यूज हो सकती हैं जिसमें कि ये टर्म नेगेटिव बन जाए, तो इसलिए ये इक्वेशन वेव रिप्रेजेंट नहीं करती। सबको क्लियर हो गया? ओके, दूसरी कंडीशन है कि जो आपका y आएगा वो फाइनाइट होना चाहिए, कि एक्स टी की कोई ऐसी वैल्यूज नहीं होनी चाहिए जिससे कि आपके y की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए। ठीक है, उसका एग्जांपल देखो बच्चों क्या है। मान लो मैं सेकंड केस लेता
मैं ऐसे लिख देता सिंपली y इक्वल टू एक्स माइनस 40 का होल स्क्वायर, या फिर वन ओवर एक्स माइनस 2t, लेट से ऐसा लिख दिया। तो अब इन दोनों फॉर्म्स में क्या प्रॉब्लम है? जब मैं x माइनस 40 का होल स्क्वायर लिखता हूं तो यहां पे आप डिफाइंड तो हर वैल्यू के लिए आप x और t को कुछ भी ले लो, अब y निकाल तो लोगे, है ना? लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपने x को इन्फानाइट कर दिया या t को इन्फानाइट कर दिया तो y की वैल्यू इन्फानाइट हो जाएगी। तो इसलिए ये वाला केस भी वेव रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। ऐसे ही जो मैंने अब तीसरा केस लिखा है 1/x-2t, क्या ये वेव रिप्रेजेंट कर सकता है कि नहीं कर सकता? बच्चों ध्यान से सोचो, एंड किस कंडीशन के कारण नहीं कर सकता है या फिर नहीं कर सकता, ये बताओ। तो यहाँ पे आप देखो दोनों ही पंगे हैं, है ना? एक्स टी की ऐसी वैल्यू भी हो सकती थी क्योंकि डिनोमिनेटर 0 ही हो जाए तो डिफाइंड ही नहीं होगा, तो कंडीशन 1 वायलेट हो गई। दूसरा, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता था कि अगर आपका, हाँ वही बात हो गई कि ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि एक्स टी आपका इतना छोटा हो जाए कि आपकी वैल्यू इन्फिनिटी हो जाए। हाँ एक्स टी, जब हमने कहा है ऑल एक्स टी तो वो इन्फिनिट भी पुट कर सकते हो आप। एक्सक्यूज मी सर, हम्म जैसे हमारे पास कोई सिंपल इक्वेशन है y इज इक्वल टू x माइनस 4t, हम्म तो ये करेगी वेव रिप्रेजेंट? ना, ये वो यही सेकंड वाला ही केस हो गया ना, चाहे यस एक्स माइनस 40 बोल दो या स्क्वायर बोल दो, एक ही बात है ओके। कि कुछ ऐसी वैल्यूज बन जाएंगी जिसपे वो इन्फिनिट हो जाएगा भाई। फिर तो से मतलब कोई करेगी नहीं ऐसे, जैसे हम इनफाइनाइट डालेंगे। हाँ तो इसको देख के लग रहा है ना कि कोई नहीं करेगी, तो अब आपको समझ आएगा कि साइनोसॉइडल वेव की क्या इंपॉर्टेंस है। अब एक बार दोबारा अपनी उस इक्वेशन को देखो, अभी अच्छी लगनी शुरू हो जाएगी। क्या ये x प्लस माइनस बी टी की फॉर्म है? बताओ। यस। क्या ये फंक्शन सारे x और t के लिए डिफाइंड है? आप एक्स टी को जो मर्जी ले लो, आपकी जो वैल्यू है वो तो साइन में ही है, उसका साइन तो आप ले ही सकते हो, है ना? अब साइन लेने के बाद जो y की वैल्यू आएगी क्या वो फाइनाइट आएगी? यस, वो तो माइनस ए से ए में ही आनी है ना? चाहे आप साइन ऑफ इन्फिनिटी ले लो, वो तो -1 से 1 के बीच में ही आना है ना? तो ये बात क्लियर हुई बच्चों सबको? तो बच्चों ये सबको समझ आ गया? तो बच्चों तो जैसे आप में से किसी ने ये डाउट पूछा है कि ये जो लिखा है ये भी वेव रिप्रेजेंट नहीं करता, तो मैंने कब कहा करता है ना? मैंने तो बस ये बताया कि हाँ ये e इक्वल टू ई की पावर 2x वाला ग्राफ है जो 3 से जा रहे हैं, है ना? तो कोई चक्कर नहीं है।
और अच्छा अब ये वाला भी देख लो, जो मैंने दूसरा लिखा था बाद में। अच्छा y इक्वल टू वन ओवर एक्स प्लस थ्री टी होल स्क्वायर प्लस फोर, ये बच्चों वेव रिप्रेजेंट करता है कि नहीं करता, बताओ। तीन बातें चेक करनी है हमने, है ना। सबसे पहले, क्या वो x प्लस माइनस वीटी की फॉर्म है? सभी लोग यस नो बताओ। यस। अब दूसरी बात, क्या ये सारे x और t के लिए डिफाइंड है? यस। तीसरी बात, क्या y की वैल्यू फाइनाइट है? बिल्कुल है ना। तो y की वैल्यू फाइनाइट ही है, ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिससे कि आपका y इनफाइनाइट हो रहा हो। आप एटमोस्ट क्या कर सकते हो, x प्लस थ्री टी वाली टर्म को जीरो ही कर सकते हो, तो भी y की वैल्यू तो आपकी फाइनाइट ही आएगी, है ना, 1/4। क्लियर बच्चों? हाँ, x कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, नो प्रॉब्लम। तो बच्चों सबको ये कंसेप्ट समझ आ गया? तो ये बच्चों हम कुछ केस और लिख लेते हैं। जैसे ये y इक्वल टू वन ओवर एक्स प्लस टी है, ये क्यों नहीं होगा, बताओ, किस कंडीशन के कारण? तो इट इज नॉट डिफाइंड फॉर ऑल एक्स टी, राइट? ऐसे ही अगर मैं सिंपली y इक्वल टू एक्स प्लस टी ले लूं, इसमें क्या प्रॉब्लम है? इनफाइनाइट हो जाएगा। ये वाला ln ऑफ साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी, यस और नो? नो, है ना। क्यों? साइन तो नेगेटिव आ सकता है, हम नेगेटिव लॉग तो नेगेटिव का नहीं ले सकते। तो ये लिख लीजिए।
तो समझ आ गया सबको? वो तो कई बार क्वेश्चन सिंपली इस पे बेस्ड आ जाता है वेव का, तो बहुत ही एक छोटी सी एक बात याद रखनी है ना, उससे हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ जी, ऑल क्लियर बच्चों? ओके, नेक्स्ट बच्चों वी विल स्पेसिफिकली टॉक अबाउट वेव वेलोसिटी। हम देखेंगे कि अलग अलग मीडियम्स में एक वेव की क्या वेलोसिटी होती है। ठीक है, तो जो सबसे पहला केस होता है बच्चों, दैट इज ट्रांसवर्स वेव इन अ स्ट्रिंग। तो एक स्ट्रिंग के अंदर बच्चों, विदाउट प्रूफ, इट टर्न्स आउट कि जो वेव वेलोसिटी होती है दैट इज अंडर रूट ऑफ टी अपॉन म्यू। यहाँ पे टी इज टेंशन इन द स्ट्रिंग, म्यू होता है लीनियर मास डेंसिटी, मतलब मास अपॉन लेंथ। तो बच्चों आप एक बात समझो कि जो वेव वेलोसिटी है ना, वो सिर्फ मीडियम की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करती है, वो इस पे नहीं डिपेंड करती कि आपने डिस्टर्बेंस कैसे क्रिएट की थी। इस बात का लॉजिक समझ आता है बच्चों कि ये क्यों मीडियम की प्रॉपर्टी पे डिपेंड कर रही है? बोलो भाई। देखो, वेव स्पीड का तो मतलब ही है ना कि इंफॉर्मेशन किस स्पीड से ट्रैवल कर रही है। अब इंफॉर्मेशन ने किस स्पीड पे ट्रैवल करना है वो तो उस मीडियम के पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगा। ये बच्चों वैसे आपको, हाँ मीडियम स्ट्रिंग, यस। तो ये एग्जांपल बच्चों मैंने आपको उसमें कराया था, यूनिट्स डायमेंशंस में। हमने डायमेंशंस के मेथड से निकाली थी ये वैल्यू। आ गया समझ बच्चों? बड़े आगे। नेक्स्ट केस होता है बच्चों लॉन्गिट्यूडनल वेव इन सॉलिड्स या फिर फ्लूइड्स। ये जो है दिस टर्न्स आउट टू बी रूट ऑफ बल्क मॉडुलस बाय रो। तो बी इज बल्क मॉडुलस, रो इज डेंसिटी।
फिर से VW लिख लेते हैं जस्ट टू बी क्लियर। इसी पे बेस्ड बच्चों अगला हम जो इसका वी कैन नॉट प्रूव दिस, मतलब वी कैन, मतलब इट्स नॉट रिक्वायर्ड। ओके, नेक्स्ट पर जो हम बात करते हैं स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, तो ये सेकंड वाले कंसेप्ट की ही एक्सटेंशन है, क्योंकि जो साउंड होती है वो भी लॉन्गिट्यूडनल वेव ही होती है, तो हम उससे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब बच्चों होता क्या है, जैसे आपने ये जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा कि साउंड के केस में क्या होता है कि जब साउंड ट्रैवल करती है एयर के थ्रू, तो एयर में कंप्रेशन और रेयरफैक्शन जोन्स बनते हैं। ये कभी सुना है ना? तो इसका मतलब जब एयर के थ्रू ये साउंड वाली डिस्टरबेंस ट्रैवल करती है, तो ऐसा हो रहा होता है कि एयर का कुछ पार्ट एक्सपैंड कर रहा होता है और कुछ पार्ट कंप्रेस कर रहा होता है। ऑलराइट, तो न्यूटन ने बच्चों सबसे पहले सजेस्ट किया, यहां पे हम बच्चों एयर को आइडियल मानते हैं, ठीक है, तो न्यूटन ने सजेस्ट किया कि ये जो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन जो होती है वो आइसोथर्मली होती है। ठीक है, याद है थर्मो आइसोथर्मल प्रोसेस? तो अगर हम न्यूटन का हाइपोथेसिस माने, तो अब सारे अपने नोट्स चेक करके मुझे बताओ, वैसे तो आपको सीधा ही याद होना चाहिए, एक आइडियल गैस का बच्चों आइसोथर्मल प्रोसेस में बल्क मॉडुलस क्या होता है? मैंने आपको लिखवाया था, बल्क मॉडुलस ऑफ आइडियल गैस इन आइसोथर्मल प्रोसेस। अभी तेज ध्यान से क्वेश्चन सुनो और उसके हिसाब से आंसर दो। शुभम सोच रहा है कौन से चैप्टर में बताया था, क्यों शुभम? हाँ, तो चैप्टर पता होगा तभी ढूंढोगे नोट्स में। हाँ जी, दिखाऊं क्वेश्चन कहाँ कराया था? ये थर्मो में था बच्चों, नहीं लिखा हुआ तो दिखाना ही पड़ेगा। ये तीसरी बार दिखा रहा हूँ मैं, एक बार पहले भी किसी बात के लिए दिखाया था मैंने। ये देखो, तो ये जो बल्क मॉडुलस आया था अपना, ये m/p आया था। आइसोथर्मल में m क्या होता है? 1 होता है। राइट, तो बल्क मॉडुलस क्या हो गया? p हो गया। तो उसके हिसाब से जो फॉर्मूला बन गया वो बन गया √p/ρ, जो कि बन गया √RT/m। ये समझ आया बच्चों? तो लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया बच्चों
कि जब हम इससे वैल्यू निकालते हैं और एक्सपेरिमेंटल स्पीड ऑफ साउंड देखते हैं तो इस आंसर में काफी एरर था, फर्क था। तो ये एक्सपेरिमेंटली न्यूटन का जो हाइपोथेसिस था ये गलत हो गया। ठीक है। फिर देयर वाज एन अदर साइंटिस्ट बाय द नेम ऑफ लाप्लास। उसने सजेस्ट किया कि भाई ये जो प्रोसेस है वो आइसोथर्मल नहीं है, वो एडियाबैटिक है। ठीक है। तो दिस इज नोन एज हिस्टोरिकली एज लाप्लास करेक्शन, कि उसने इसको आइसोथर्मल की जगह एडियाबैटिक करवाया। तो अगर अब एडियाबैटिक कर देंगे हम बच्चों तो क्या फर्क पड़ेगा हमारे फॉर्मूला में? तो अब जो बल्क मॉडुलस है वो क्या बन जाएगा? गामा पी। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है? पीवी रेज टू पावर गामा कांस्टेंट होता है ना? तो गामा इंटू पी बन जाएगा। तो ये जब आप इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो हमारे पास आ जाता है P इक्वल टू रूट ऑफ गामा आर टी बाई एम। आपको ख्याल है थर्मो के मॉड्यूल में एक आधा क्वेश्चन था कोई स्पीड ऑफ साउंड वाला, जो तो मैंने छुड़वाया था? वो इससे होगा। तो जो मेरे पास डाउट आया कि यहाँ पे हीट की तो बात ही नहीं हो रही, तो हम वाई आर वी अप्लाइंग दिस कंसेप्ट ऑफ थर्मो? तो वो कंसेप्ट तो सिर्फ इतना ही था ना कि किसी भी प्रोसेस में आप बल्क मॉडुलस निकाल सकते हो। हमने तो उतना ही यूज किया बस, कि यहाँ पर भी कंप्रेशन और एक्सपेंशन तो हो रही है, तो उतना यूज किया हमने, तो और कुछ भी नहीं यूज किया। हम कौन सा कोई फर्स्ट लॉ लगा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं? क्या ये बात समझ आ गई बच्चों? तो बच्चों आपको ना ऐसे क्वेश्चन आता है कि एक मिक्सचर में स्पीड ऑफ साउंड पूछ ली, तो उसमें क्या कंसेप्ट लगेगा? पहले तो जो हमने सीखा था कंसेप्ट गामा मिक्सचर, वो निकालना पड़ेगा, है ना? वहीं पे ही हमने मोलर मास का भी कंसेप्ट सीखा था मिक्सचर का, वो निकाल लगाना पड़ेगा, और फिर उसको इस फॉर्मूला में हम डालेंगे तो हमारा आंसर निकलेगा। अंडरस्टूड बच्चों? तो बच्चों वैसे जो साउंड की स्पीड होती है वो सॉलिड्स में सबसे ज्यादा होती है, फिर लिक्विड्स में होती है, और फिर गैसेस में होती है। इसका आपको लॉजिक सोच सकते हो कि ऐसा क्यों होता होगा? ये बेसिकली जितना पार्टिकल्स पास होते हैं उतनी इंफॉर्मेशन ज्यादा जल्दी हम ट्रांसफर हो पाती है एक से आगे।
तो मैंने बस ये बताया था कि लाप्लास ने क्या किया कि आइसोथर्मल की जगह कह दिया कि एडियाबैटिक है, तो बल्क मॉडुलस पी की जगह गामा पी हो गया, तो जो साउंड का फॉर्मूला है वो रूट ऑफ गामा आर टी बाई एम बन गया। चलो ट्राई करो एग्जांपल। जब ऑक्सीजन ऐसे मेंशन होता है तो O2 ही लेते हैं हम, मतलब ये तो सोचना ही नहीं कि वो O लेना है या O2 लेना है।
हाँ जी। जब आप इसको सॉल्व करोगे ये बनेगा बच्चों, देखो। डन बच्चों? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। हाँ, मतलब अगर सॉल्व करना हो तो r को 8.3 पुट करेंगे, यस, SI वैल्यू। तो बच्चों ऐसे ही आपको हिंट के लिए दे दिया कि टेंशन कैसे वेरी करती है, वैसे तो आप निकाल ही सकते हो। शुभम, गुड।
आदित्य जैन ठीक है, द्रविक ठीक है, मोहक ठीक है, शिखा ठीक है, नैना ठीक है, ख्वाहिश ठीक है, दीपित ठीक है, क्या करना था बच्चों इसमें? देखो बहुत ऑब्वियस था, हमें पता है कि ऐसे केस में थ्रेड में टेंशन अलग अलग होती है अलग जगह पे, तो अगर टेंशन अलग है तो इसका मतलब स्पीड अलग होएगी, स्पीड अलग है, टाइम निकालना है मतलब इंटीग्रेशन तो इन्वॉल्व होएगी होएगी। तो हमने किसी भी वाई पे टेंशन लिखी तो उससे हम वहां पे वेव स्पीड लिख सकते हैं। अब वेव स्पीड क्या होएगी, ये सॉल्व करके आपका रूट डी वाई आ जाएगा जो कि डी वाई बाई डी टी बन गया, रीअरेंज इंटीग्रेट, इससे आपका टाइम निकल के आ जाएगा। शुभम ऐसे ही किया था। ओके गुड। तो क्लियर बच्चों? ठीक है, चलो अच्छा बच्चों, आपने अब दो छुट्टियां ही हैं ना, ये तो आराम से काम कर लोगे। ये करना है, ठीक है बच्चों? चलिए मंडे तक ये मत करना। आज तो है केमिस्ट्री की क्लास, हाँ मेरे ख्याल, नहीं तो मैसेज आ जाता सर का। और एक बच्चों नेक्स्ट वीक हो सकता है, मतलब बी रेडी कि आपका थर्मो का एक एडवांस टेस्ट हो अलग से। ओके चलो, ओके बच्चों, बाय।